हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं आज का था हिंदू। आज है 5 जुलाई। ओके। सो फर्स्ट हेडिंग क्या है अपनी, वो देखते हैं। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्स फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड्स ऑर्डर्ड एज ईरान ज्वाइनिंग द ग्रुप। तो ईरान ज्वाइन कर रहा है किसको, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात है। ओके। इसमें देखते हैं क्या है। देखिए, द ग्रुप डिसीजन, या तो स्लोगन है, ये आपके मतलब का नहीं है। द ग्रुप डिसीजन टू इंडक्ट ईरान एज इट्स नाइन्थ, द ग्रुप डिसीजन टू इंडक्ट ईरान एज इट्स नाइन्थ एंड लेटेस्ट मेंबर वाज वन ऑफ द नंबर ऑफ एग्रीमेंट साइन एट सबमिट। देखिए, मैं बताऊँ क्या है आपको। कुल मिला के ये है कि अब तक हमें पता था शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 8 मेंबर हैं, प्लस एक और हो गया अपना, कौन है वो, ईरान। पहली तो बात ये क्लियर हो गई हमारी, ठीक है। दूसरा क्या हुआ है इसमें, देखते हैं क्या और हुआ है यहाँ पे। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है, रिफ्यूज टू ज्वाइन द अदर मेंबर ऑन पैराग्राफ रिलेटेड टू चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन जॉइंट स्टेटमेंट एंड स्टे आउट ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट ऑन शंघाई कॉर्पोरेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कौन है, इंडिया। देखिए यहाँ पे क्या है, इंडिया हु होस्टेड द समिट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इंडिया ने होस्ट किया, ठीक है, इस समिट को। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, शंघाई कॉर्पोरेशन यानी कि SCO को पहली बार इंडिया ने इसको होस्ट किया है। और इसने क्या मना कर दिया, रिफ्यूज टू ज्वाइन द अदर मेंबर ऑन पैराग्राफ रिलेटेड टू चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ठीक है। इसको इसने इस पैराग्राफ में मेंबर होने के लिए इसको डिनाई है इन द जॉइंट स्टेटमेंट एंड स्टे आउट ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट ऑन द SCO इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे भी आउट रहा है, किससे, शंघाई कॉर्पोरेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे भी इंडिया आउट रहा है, ठीक है। स्ट्रेटेजी 2030 वाली है। अच्छा, क्या है फिर आगे देखते हैं। मिस्टर मोदी आल्सो took sharp aim to Pakistan cross border terrorism and China for connectivity project that do not रेस्पेक्ट सोवरेन बाउंड्रीज। ओके, आगे क्या है, द शंघाई ग्रुपिंग नाउ। ये देखिए, ये देखिए कौन कौन सी ग्रुपिंग है। चाइना है, इंडिया है, ईरान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रशिया है, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। इसको ट्रिक से मैंने याद करा दिया था, हालांकि कल वाली वीडियो में देखेंगे आप, उससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसको क्लियर किया है। ओके, आगे आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। अब देखिए, ये है हमारा शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लगातार कल मैंने इसका क्वेश्चंस भी कराया था, कल उससे पहले भी एक वीडियो आई थी, उसमें भी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जब होस्ट किया था मोदी जी ने, तब भी मैंने इसको वर्चुअली इसकी मीटिंग हुई थी, उसको भी तब भी मैंने इसको सॉल्व कराया था। तो मैंने आपको कैसे बता दिया था, देखिए वैसे तो मैंने बता दिया, जो नए स्टूडेंट है जो इस बड़ी वीडियो को देख रहे हैं उसके उनके लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। क्या है आपका सबको, यानी कि देखिए यहाँ पे आपका सेंटेंस ये था, वन टाइम और रिपीट, न्यू स्टूडेंट के लिए। पुराने वाले हैं उन्होंने तो देखा ही है। तो क्या है, मैंने इसको ऐसे पढ़ाया था कि देखिए, जो आपने गदर मूवी देखी थी, तो गदर मूवी में क्या था कि इंडिया से तो साहब आपके तारा सिंह थे, ओके, और पाकिस्तान से आपकी सकीना थी। क्या होता है अब कि जब तारा सिंह सकीना को लेने जाते हैं तो वो उनका एक नाम और बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सक्को, ठीक है। सकीना को क्या बोलते हैं, सक्को। तो इंडिया से तारा सिंह और पाकिस्तान से आपके हो गई सकीना, तो उनको जब लेने जाते हैं तो उनको बोलते हैं सक्को, और किस में बैठा लेते हैं, ट्रक में। ओके, और 9th में हमारा कौन हो गया, ईरान। 9th में हमारा कौन सा कंट्री हो गया, ईरान। तो अब यहाँ से आप निकालेंगे इंडिया, पाकिस्तान, T फॉर ताजिकिस्तान, R फॉर रसिया, U फॉर उज्बेकिस्तान, C फॉर चाइना, K फॉर किर्गिस्तान और K फॉर कजाकिस्तान। यहाँ मैंने मैप भी लगा दिया, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया। अब इसको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि इसको मैं कल करा चुका था, उससे पहले वाली वीडियो में भी करा चुका था, ठीक है। तो इंडिया ने जो आपका जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट किया, पहली बार होस्ट किया, ठीक है। और इसमें 9th में, अगर 9th में आपका कोई भी कंट्री बना है तो उसका नाम आपको याद रखना है, वो कौन है आपका, ईरान है। ओके, मैपिंग मैंने करा दिया। अब देखते हैं क्या है आगे, हेडिंग क्या है, इसको मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, देखते हैं। इन सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, उद्धव कैंप, यानी कि उद्धव कैंप, जो उद्धव का कैंप है, सेज स्पीकर डिलेइंग डिसक्वालीफाइंग प्रोसेस। अब आपके लिए अगर इसमें पॉलिटी बेसिस के लिए पढ़ने के लिए है तो वो है डिसक्वालिफिकेशन प्रोसेस। क्या है, व्हाट इज ए डिसक्वालिफिकेशन प्रोसेस। तो उद्धव के जो कैंप है, वो कैंप मतलब आप कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि डिसक्वालिफिकेशन प्रोसेस को ये डिले किया जा रहा है, ठीक है। अब ये किसके अगेंस्ट है, ये है एकनाथ शिंदे। किसके अगेंस्ट है ये, एकनाथ शिंदे के अगेंस्ट है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, तो अब आप हमारे लिए पढ़ने के लिए क्या है इसमें, हमें उसे देखना है जो कि 10th शेड्यूल के अंतर्गत आता है। 10th शेड्यूल किसके अंतर्गत आता है, ये आता है 10th शेड्यूल। आर्टिकल आपका अमेंडमेंट है
85 अमेंडमेंट, कौन सा है 85 अमेंडमेंट के अंतर्गत 10th शेड्यूल के अंतर्गत आएगा क्या, डिसक्वालिफिकेशन प्रोसेस। तो अब हमारे लिए पढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हमें देखिए फ्रंट पेज पे मैं बताऊँ आपको फ्रंट पेज पे तो लोकेशन बेस याद करना था। लोकेशन बेस था आपको संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें याद करके चलना था आपका ईरान। पहला क्लियर हुआ। दूसरा हमारे पास है डिसक्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या है, व्हाट इज अ डिसक्वालिफिकेशन प्रोसेस। तो उसको देखते हैं, जो एकनाथ शिंदे के विरुद्ध बोला गया है। ओके, तो इसमें देखते हैं अबाउट डिसक्वालिफिकेशन। ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का है। तो द प्रोविजन ऑफ फॉर द डिसक्वालिफिकेशन इज गिवन इन आर्टिकल 102। पहले तो आपको आर्टिकल पता हो, आर्टिकल्स आप कौन सा डिसक्वालिफिकेशन के 102। तो एमपी हो या एमएलए हो, उनको डिसक्वालिफिकेशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में कौन सा है, आर्टिकल 102। पहली बात यहाँ हुई क्लियर। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट स्पेसिफाइज दैट पर्सन शैल बी डिसक्वालीफाइड फॉर द कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी अंडर द सर्टेन कंडीशन। क्या क्या कंडीशन है भाई, देखेंगे। इफ़ कंडीशन देखेंगे, इफ़ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले तो आपको आर्टिकल पता हो गया, क्या हो गया 102। अब वो इफ़ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस मतलब उसके अंडर में है ना, होल्ड करता है उस पोस्ट को, तो वो भी डिसक्वालिफिकेशन में आएगा। यूनियन हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, एनी अदर एग्जेम्प्टेड बाय द पार्लियामेंट, उनको छोड़ दिया जाए। तो कुल मिला के ये है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चाहे वो यूनियन का हो चाहे स्टेट का हो, वो डिसक्वालिफिकेशन प्रोसेस के अंतर्गत आता है, जो कि आर्टिकल आपका 102 है। आगे देखते हैं, इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड। समझ रहे हैं आप, अनसाउंड का मतलब है विचलित जो बुद्धि होती है, एंड स्टैंड सो डिक्लेयर बाई कोर्ट। तो कुल मिला के विचलित बुद्धि वाला या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला, ये क्या है, डिसक्वालिफिकेशन का अंडर आएंगे आपके। आगे, इफ़ ही अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इफ़ ही, ओके, ये है हमारा इफ़ ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब वो ये कोई कुछ लोग दिवालिया हो जाते हैं ना, तो वो भी आपका इसमें नहीं आएगा। आगे देखते हैं, इफ़ ही इज़ नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है, ओके, और एंड और हैज़ वॉलेंट्री एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट और अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट। कुल मिला के ये है कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, ठीक है, और उसने जो वॉलेंट्री एक्वायर की है क्या, इंडियन सिटीजनशिप, तो वो भी आपका किसमें, एंटी डिफेक्शन में। इफ़ ही इज़ डिसक्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, अगर वो पार्लियामेंट के किसी भी लॉ के अंडर क्या है, डिसक्वालीफाई हो गया है। आर्टिकल 102 आल्सो ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉ डिटरमिन कंडीशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन। वाह भी बहुत बढ़िया। तो डिसक्वालिफिकेशन पहले तो आपको इतना पता था कि वो किसके अंडर में आता है, आर्टिकल 102, और आर्टिकल 102 ही पार्लियामेंट को क्या देता है, पार्लियामेंट को दे रहा है अथॉरिटी किस पे लॉ बनाने के लिए, डिसक्वालिफिकेशन पे। ओके, और उसके बाद कंडीशन क्या थी, जैसे मान लीजिए उसने वॉलंटरी एक्वायर की हो इंडियन सिटीजनशिप, और उसके बाद मान लीजिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे हो, ओके, एंड इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया केस में हो, तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, डिसक्वालिफिकेशन में। देर आर एनालॉगस एंड प्रोविजन फॉर द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। तो आपको इतना पता करना है कि पहले ये आर्टिकल कौन सा है, क्लियर है, कट है, कौन कौन से हैं, जैसे आपने पता ही कर लिया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, अनसाउंड माइंड है, ओके, एंड उसके बाद आगे है, अ मेंबर इनकर्स डिसक्वालिफिकेशन अंडर द डिफेक्शन लॉ। अब किस डिफेक्शन लॉ के अंडर में आपकी क्या क्या डिसक्वालिफिकेशन हैं उनको देख लेते हैं। देखिए क्या, इफ़ ही वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही इज़ इलेक्टेड टू द हाउस। अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपने जिस पार्टी से टिकट ली है ना, और उसी पार्टी को आपने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया, तो आप डिसक्वालिफिकेशन के अंडर में आ गए, पहली बात। दूसरा क्या है, इसके 5 रूल्स उनको देख लेते हैं। इफ़ ही वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, उसने उसकी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको जो भी रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो करना था वोटिंग, उससे वो एब्सटेन कर रहा है, वहाँ मतलब जहाँ वोट करना चाहिए वहाँ वोट ना करके पार्टी के विरुद्ध ही अगेंस्ट आ गया। देखिए ये भी पार्टी के अगेंस्ट था, ये भी पार्टी के अगेंस्ट था, तो वो भी आपका डिसक्वालिफिकेशन के अंदर आ गया। ओके, आगे देखते हैं क्या, इफ़ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि आप निर्दलीय तो चुने गए और आपने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को चुन लिया, तो ये भी आपका किस में आएगा, डिसक्वालिफिकेशन में। इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। अच्छा, इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर है, उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, यानी कि 6 मंथ के बाद उसने उसको ज्वाइन किया, तो ये भी आपका
किस में आ जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन में। तो 5 रूल्स में आपकी पहली देखिए, फर्स्ट में इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसने मतलब क्या किया, वॉलंटरी अपनी जो मेंबरशिप है पॉलिटिकल पार्टी को, जिससे उसे टिकट मिली है उसे उसने छोड़ दिया, ठीक है, यानी गिव अप। तो पहला का आप कह सकते हैं, पहले में आपको इतना पता करना है, गिव अप करना, ठीक है। दूसरा है एब्सटेन करना, यानी कि वो एब्सटेन रहा, ठीक है। और थर्ड में आप करेंगे इंडिपेंडेंटली। और फोर्थ में आपका हो जाएगा उसने, यानी कि इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, यानी कि उसने एक्सपायर होने के बाद पार्टी को ज्वाइन किया। तो कुल मिला के ये है कि इसमें वो भी कंडीशन वो भी कितनी है, वो 6 मंथ वाली है। ये तो आपको याद रखना है। क्या होता है ना कि यहाँ पे घुमा देता है वो, जैसे 12 मंथ है या वो है, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ओके, आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारे पास डिसीजन कौन लेगा, डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन कौन लेगा, तो उसको देख लेते हैं हम। यहाँ देखिए, द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। अगर राज्यसभा का केस होगा तो कौन लेगा डिसीजन, चेयरमैन लेगा। और स्पीकर लेगा इन केस ऑफ लोकसभा, एंड नॉट बाय द प्रेसिडेंट। अब यहीं कन्फ्यूजन आ जाता है। जब भी डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है तो क्या होता है, मैं बताऊँ आपको, डिस्क्वालिफिकेशन की जब भी बात होगी तो हाँ, क्वेश्चन जब भी बनेगा ना तो उसमें ये हो जाता है कि वो प्रेसिडेंट का ऑप्शन दिया होता है, और जबकि साफ साफ क्लियर है कि प्रेसिडेंट इस चीज़ों में कोई राइट नहीं है। अगर राज्यसभा का होगा तो चेयरमैन लेंगे, और लोकसभा का होगा तो आपके स्पीकर लेंगे। अच्छा, अब एक वर्डिक्ट भी आया था क्या, उसको देख लेते हैं, वो देखते हैं हम। ये है आपकी इन 1992 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट डिसीजन ऑफ चेयरमैन एंड स्पीकर इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। अब ये आ जाता है कि आपका जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू है या नहीं है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। ये है कब, 1992 में वर्डिक्ट आया था, किसका, सुप्रीम कोर्ट का। ओके, तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको इतना पता कर रखना है इसमें कि डिसीजन कौन लेगा। तो देखिए, चेयरमैन लेंगे इन केस ऑफ राज्यसभा, स्पीकर लेंगे इन केस ऑफ लोकसभा। उसके बाद 1992 में ये जुडिशियल रिव्यू के पार्ट्स है। ओके, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल आपका 102 है, ठीक है। और उसके बाद इसमें आपकी 4 कंडीशन थी, 5 नहीं थी, 4 कंडीशन थी। 4 कंडीशन में यही थी कि अगर मान लीजिए उसने गिव अप कर दी मेंबरशिप को, या फिर उसने वो एब्सेंट रहा वोट डालने से, या फिर मान लीजिए वो इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड हुआ और उसने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। ओके, और या फिर मान लीजिए वो है नॉमिनेटेड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। क्लियर कट है। तो यहाँ तक हमने देखिए, आज मैं बताऊँ क्या था कि ये एंटी डिफेक्शन वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कराया। अब देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस बने हैं। हाँ भाई, बिल्कुल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2014 में आया था यूपीएससी में, ये IAS का 2014 का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कंटेंट प्रोविजन रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए, आप द हिंदू में देख रहे हैं, आप द हिंदू में यहाँ पर देखिए, आप एंटी डिफेक्शन लॉ क्लियर कट किया है। देखिए, ये गोला मैंने कर दिया है, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या होता है ना कि हम जब न्यूज़ पढ़ते हैं ना तो बहुत बड़ी रामायण तो पढ़ के बैठ जाते हैं, पर कहानी हमें एक्चुअल में अपने पीटी के जो कीवर्ड्स हैं उनसे हम रिलेवेंट नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा 10th शेड्यूल। ओके, अच्छा, एक और देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये तो 2014 में आया। उसके बाद देखिए, सेम एंटी डिफेक्शन लॉ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका 2022 में। क्वेश्चन क्या है, with reference to anti-defection law in India, consider the following statement. The law specifies that nominated legislator cannot join any political party within a 6 month of being appointment to the house. अब देखिए, पहले क्या होता था कि एनी, ऑल, इस तरीके से हम ज़्यादातर इन टाइप के क्वेश्चन को हम क्या कर देते थे, गलत करते थे, ठीक है। पर अब तो गारंटी है ही नहीं कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन आ रहा है ओनली पेयर 1, ओनली पेयर 2, इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और जो अगर हमें 1, 2 पता है, तीसरा नहीं पता है, तो डेफिनेटली हम अटकेंगे। तो क्या है ना, हमें इसको डीपली लेके चलना है, इसलिए मैं साथ के साथ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। दूसरा क्या है हमारा, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेमवर्क विद इन विच द प्रेसिडाइंग ऑफिसर, ठीक है, प्रेसिडाइंग ऑफिसर हैज़ डिसाइडेड टू डिफेक्शन केस। ये तो भाई सही है, यानी कि कोई भी टाइम डिसाइडेड नहीं है इसके लिए। जो प्रेसिडेंट ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उनके लिए कोई भी टाइम डिसाइडेड नहीं है। तो इसका मतलब ये है, हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 2। फर्स्ट आंसर हमारा नहीं होगा, विद इन 6 मंथ नहीं होगा। आगे देखते हैं फिर हम, अब क्या है हमारे लिए।
प्रेसिडाइंग ऑफिसर। ओके, इसमें आगे है हमारे पास, देखते हैं क्या है। देखिए अब पे ट्राइब्यूट यानी कि श्रद्धांजलि, ठीक है, किसको? अल्लूरी सीतारमन राजू बाई इम्बाइबिंग हिज वैल्यू से प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब इसमें क्या मैं बताऊं, श्रद्धांजलि दी जा रही है किनको? अल्लारू सीताराम राजू को, और उनकी एक्चुअली में क्या है, ये 125वीं एनिवर्सरी है, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी है उसको, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी है। कौन सी है ये? आप देख रहे हैं 125 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हैदराबाद। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अब क्या इसमें से निकालना है हमें वो देखते हैं हम। देखिए ये तो फिगर है, डायग्राम है अलाउद्दीन सीताराम राजू का चित्र। अब देखिए हु वाज अलाउद्दीन सीताराम राजू, ये थोड़ा सा दब गया है, ओके, ये थोड़ा सा दब गया है, इसको हम, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हु वाज अल्लूरी सीतारमन राजू। RRR मूवी देखी थी आपने, तो सम कंसेप्ट है ना, मैच दी अल्लूरी सीतारमन राजू, इससे मैच कर रहा था कुछ। बट मैं बताऊँ आपको क्या है कि इनके बारे में ना क्वेश्चंस ऐसा आई थिंक यूपीएससी में तो आया है, बट क्या है ना कि आपका ये आर्ट एंड कल्चर का है, तो इसको हम देख के चलेंगे क्या है। अल्लूरी सीतारमन राजू वाज एन इंडियन रिवोल्यूशनरी हु वेज्ड एन आर्म कैंपेन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो पहले तो आपको ये पता करना है कि ये किसके विरुद्ध लड़े थे, तो वो थे ब्रिटिश रूल के। अब वहाँ पे वो दे देंगे जैसे मुगल है ना, औरंगजेब है, ये फलाना ढिमका, इतना दे देंगे, बट क्या है ना कि आपको यही नहीं पता कि ये किसके अगेंस्ट लड़े थे। तो आपको ये क्लियर कट है, ये ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। कॉलोनियल रूल इन इंडिया, ही बिकम मॉन्क एट द एज ऑफ 18, यानी 18 की एज में वो क्या हो गए थे, मॉन्क हो गए थे। तो ये अब देखिए यहाँ से अगर स्लोगन निकलेगा तो एज में हो जाएगा कि जैसे एज आपकी 20 कर दी या 22 कर दी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। इतना नैरो नहीं पूछेगा क्वेश्चंस, बट हाँ ये जरूर हो सकता है कि किसके अगेंस्ट थे। तो अगेंस्ट आपको याद रखना है किसके, ब्रिटिश के। पहला पॉइंट अल्लारू, कौन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अल्लूरी सीतारमन राजू, अल्लूरी सीतारमन राजू, अल्लारू सीतारमन राजू भी बोलते हैं, बहुत से लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, बट इनको सीतारमन राजू, ठीक है। आगे क्या है, बोर्न, ये कहाँ पे बोर्न हुए थे, प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। तो लोकेशन आपको पता है, लोकेशन में तो आंध्रा, ठीक है। एज कितनी पे, 18 पे, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। आगे, ही बिकम इन्वॉल्व एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी इन रेस्पॉन्स टू 82 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट। अब एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी हुई थी, वो कहाँ हुई थी, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट, यानी कि आपका 1882, ओके, विच इफेक्टली रेस्ट्रिक्टेड द फ्री मूवमेंट of आदिवासी in their forest habitat and prevented them from practicing the traditional form of agriculture known as पुडू। अब देखिए यहाँ पे निकालने के लिए क्या है, पुडू का मतलब है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो मैं बताऊं आपको क्या है ना, की पॉइंट्स आपको लिख के जरूर चलने हैं कि अल्लूरी सीतारमन राजू की बात करें तो आंध्र प्रदेश, एज 18, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के, और एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी जो कि मद्रास फॉरेस्ट एक्ट यानी कि 1882 से, और पुडू यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब यहीं पूछ लेगा कि पुडू शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो किससे रिलेवेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, अल्लूरी सीतारमन राजू, ओके। तो विच इफेक्टली रेस्ट्रिक्टेड द फ्री मूवमेंट ऑफ आदिवासी के लिए देयर फॉरेस्ट हैबिटेट एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर नोन एज पुडू, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो पुडू से उनको क्या किया, प्रोटेक्ट किया। अच्छा आगे क्या है, फिर इसमें पॉइंट ऑफ देख लेते हैं। राइजिंग डिसकंटेंट टुवर्ड द ब्रिटिश लीड टू द रमप्पा रिवेलियन। अब देखिए यहीं पर फिर क्वेश्चन हो गया कि रमप्पा रिवेलियन किससे रिलेवेंट है, या फिर मनियम रिवेलियन। तो देखिए आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है कि रमप्पा रिवेलियन है, रमप्पा रिवेलियन है और मनियम रिवेलियन है। रंपा रिवेलियन और मनियम रिवेलियन, ये दोनों ही रिलेवेंट हैं किससे, अल्लूरी सीतारमन राजू से। अच्छा निकनेम क्या है उनका, मनियम बिरोदू, यानी जैसे हीरो ऑफ जंगल। तो देखिए आप पॉइंट देखें, की पॉइंट्स हमारे पास कहीं निकल के आ रहे हैं, सबसे पहले अल्लूरी सीतारमन राजू की बात करें तो लोकेशन आप पता चाहिए आपको, कहाँ होगी, आंध्र प्रदेश में। एज कितनी होगी, 18, ठीक है। एंटी क्या था, ये क्या थे, एंटी ब्रिटिश थे, ओके। और इनको 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट से उन्होंने शुरुआत की, और
पुडू की बात करें तो पुडू यानी कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से इनको प्रिवेंट किया था, किनको, ट्राइबल पीपल को। एंड देन आगे चलते हैं तो इनको रंपा रिवेलियन और मनमेय रिवेलियन। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा कीवर्ड निकालने के लिए तो वो ये है रंपा रिवेलियन और मनमेय रिवेलियन। अच्छा, एक नाम और जो इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बताऊँ आपको, ये आपको याद रखना है, हीरो ऑफ जंगल। ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि हीरो ऑफ जंगल किसे कहा जाता है। तो हीरो ऑफ जंगल आपके किनको कहा जाता है, वो हैं आपके अलूरी सीतारमन राजू। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि ये जो क्वेश्चंस बनाना था ना, ये निकनेम मैंने बताया था, इनको आपको याद रखना है। हीरो ऑफ जंगल याद रखना है, रंपा रिवेलियन आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद आपका मनमेय रिवेलियन आपको याद रखना है, जो एक ही बात है। उसके बाद 1882 एक्ट आपको याद रखना है, और उसके बाद ये एंटी ब्रिटिश थे, और उसके बाद 18 एज में, है ना, एज कितनी थी, 18 थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या था। तो कुल मिला के है ना कि इस तरीके से क्वेश्चन निकालने हैं, इस तरीके से हमको लेके चलना है कि भाई इस तरीके से हमको जो सिलेबस है प्रीलिम्स बेस का उसको कनेक्ट करना है। ओके, आगे क्या है हमारे पास, देखिए, अ मैक्रो व्यू ऑफ फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टेट। यानी कि अगर आपको फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टेट देखना है तो आपको कैसा व्यू रखना पड़ेगा, मैक्रो। कैसा रखना पड़ेगा, मैक्रो, न कि माइक्रो। पहला पॉइंट। अच्छा, अब इस पूरे एडिटोरियल में क्या है हमारे लिए पढ़ने के लिए, वो देखते हैं हम क्या है। फाइनेंशियल इम्बैलेंस एंड आपका कंसोलिडेशन। तो देखिए मैं बताऊँ क्या था, जो अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें ना, तो फिजिकल डेफिसिट आपका जो देखिए एट द यूनियन लेवल द फिजिकल डेफिसिट डिक्लाइन फ्रॉम 9.1% ऑफ जीडीपी इन 2020-21, यानी कि और टू दी 5.9% इन 2022-23। तो देखिए यूनियन लेवल का अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट एक्चुअली में क्या था, 2020-21 में आपका 9.1 था, और अब ये कितना रह गया, 5.9%। तो ये हमारा क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ है। इसी तरीके से हम स्टेट फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो ये भी देख रहे हैं आप 4.1 था, है ना, जीडीपी इन 2020 एंड 21, और डिक्लाइन 3.24 इन जीडीपी 2022-23। तो कुल मिला के चाहे वो यूनियन लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, उन दोनों में ही आपका फिजिकल डेफिसिट लेवल जो है वो आपका क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, कारण क्या है, मैं देखते हैं। अब इनको पब्लिश कौन करता है, एवरी ईयर दिस डाटा बिकम अवेलेबल ओनली आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ आरबीआई एनुअल स्टडी ऑन स्टेट फाइनेंस। ठीक है, तो इसको डाटा को पब्लिश कौन करता है, आरबीआई करता है। हैंस दिस टाइम लाइन पब्लिकेशन बाई द आरबीआई ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ फिजिकल ईयर। तो सेकेंड हाफ जो फिजिकल ईयर होता है उस टाइम इसको पब्लिश किया जाता है। अब क्या मैं बताऊँ, इसको कंसोलिडेट करने के लिए क्या क्या कारण हैं। द फिजिकल, अब देख रहे हैं आप, वही है व्यू क्या है, तो द फिजिकल कंसोलिडेशन इज सिग्निफिकेंट इन मैनी वेज। क्या क्या, किस तरीके से इसको कंसोलिडेट किया जा सकता है ना, किसको, फिजिकल डेफिसिट को। तो उसको देखते हैं। फर्स्ट स्टेज एग्रेटिव मैनेज्ड बाय दी फिजिकली। ठीक है, क्या है आगे, द प्रूडेंट डिस्पाइट ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्शन इन रेवेन्यूज एवन ड्यूरिंग द पीक ऑफ कोविड-19। यानी देखिए आप, मैं बताऊँ क्या है, फर्स्ट में तो यही कारण था कि आपका कोविड-19 के टाइम पे इसमें कई चीज़ें हमें सिग्निफिकेंट करने की जरूरत थी, है ना। और सेकंड में क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन था फॉर द हेल्थ स्पेंडिंग एंड लिवलीहुड ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक वाज नॉट ईजी। ये ईजी नहीं था भाई कोविड-19 के टाइम पे। ठीक है, एंड रिक्वायर यूनिवर्सिटी फिजिकल कोऑर्डिनेशन। तो देखिए सेकंड में की कंडीशन भी यही है कि भाई जब कोविड-19 था, वही बात कर रहे हैं ना, 20-21 जो कोविड-19 था उस टाइम भी इसको इमरजेंसी प्रोविजन था, तो उस टाइम इसको कंसोलिडेट करने इतना ईजी नहीं था। थर्ड स्टेज का है, द स्टेज वर एबल टू रिप्राइज एक्सपेंडिचर एंड क्विकली कंटेन द फिजिकल डेफिसिट। थर्ड स्टेज में ये था। और फोर्थ में क्या है, द रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर साइड एडजस्टमेंट, इम्प्रूव जीएसटी कलेक्शन एंड हायर टैक्स डिवल्यूशन ड्यू टू बियॉन्ड सेंट्रल रेवेन्यू। तो देखिए क्या है, तो इसमें देखिए फोर्थ में क्या है, मैं बताऊँ आपको कि जो जीएसटी था ना ये थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। ठीक है, और भाई कारण था डिवल्यूशन ड्यू टू बियॉन्ड सेंट्रल रेवेन्यू। और फिफ्थ में क्या है, जो नॉन जीएसटी रेवेन्यू था ये भी थोड़ा सा रिकवर हुआ था। तो ये जो है फिफ्थ बेस, हालांकि ये प्रीलिम्स बेस के लिए नहीं है आपके लिए, मैं बताऊं ये आप जो मेंस वाले हैं वो बच्चे एक बार देख लेंगे। अच्छा, और उसके बाद फिजिकल चैलेंज क्या है हमारे सामने, उनको देख लेते हैं। फिजिकल चैलेंज देखते हैं। एज जो बजट था आपका 2023 और 4 वाला, आउट ऑफ 17 मेजर स्टेट
17 में से कितनी 13 स्टेट हैव डिफिसिट इन रेवेन्यू अकाउंट। 17 में से 13 स्टेट जो उनका वो क्या था, डिफिसिट रेवेन्यू अकाउंट था। और आउट ऑफ जो 13 स्टेट है वो कौन कौन सी हैं, फिजिकल डिफिसिट 7, उनमें से आउट 13 में से भी सात स्टेट आर प्राइमरी ड्राइवन बाय रेवेन्यू डिफिसिट। कौन कौन सी हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है आपका, हरियाणा है, केरला है, पंजाब है, राजस्थान है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल है। दे आल्सो हैव लार्ज डिबेट टू जीएसटी रेशियो। देखिए 17 में 13 में से 7 ऐसी स्टेट थी जिनका जो रेवेन्यू डिफिसिट है वो प्राइमली था। तो उनमें से आपके आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, केरला है, पंजाब है, राजस्थान है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल है। ओके, अच्छा ये तो फिजिकल चैलेंज थे। अब उसके बाद कहते हैं फॉर द 7 स्टेट देयर स्पेसिफिक शेयर ऑफ रेवेन्यू डिफिसिट, कितना उनका रेवेन्यू डिफिसिट शेयर था। उनमें देखते हैं आंध्र प्रदेश का था भाई, आप देख रहे हैं कितना 40.9%, हरियाणा का 50.9%, केरला का 60.4%, पंजाब का 70.7%, राजस्थान का 39.7%, तमिलनाडु का 40.8%, वेस्ट बंगाल का 47%। एंड ऑल द स्टेट शेयर ऑफ रेवेन्यू डिफिसिट इन फिजिकल डेफिसिट फॉर द सेम ईयर एंड एक्सपेक्टेड टू 27%। ओके, तो देखिए यहाँ पे परसेंट शेयर किया गया है। अच्छा मैं बताऊँ अब क्या फॉरवर्ड लुकिंग है, क्या फॉरवर्ड लुकिंग है। तो इसमें क्या है ना, मैं बताऊँ हमें फोकस करना चाहिए किस पे, जो रेवेन्यू डिफिसिट है उसके मैनेजमेंट पे। अगर हम फोकस करते हैं रेवेन्यू डिफिसिट के मैनेजमेंट पे, तो हम एक मैक्रो व्यू को देखेंगे, मैक्रो व्यू पर हम काम कर पाएंगे अगर हम उसके रेवेन्यू डिफिसिट के मैनेजमेंट पे काम करते हैं। तो मैं बताऊं इसमें आपको यही था समझने के लिए। देखिए क्या था, मैं बताऊं आज थोड़ा लेंथी हो गया। मैंने वो जो आपको ऊपर एडिटोरियल कुछ ज़्यादा, एडिटोरियल नहीं, आई थिंक जो आपके आर्टिकल्स हैं उनको मैंने कुछ ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन ले गया हूँ, है ना। तो इसलिए इसको मैं आज आपको इतना ही बताऊंगा, मैक्रो व्यूज़ ऑफ फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टेट्स। यानी इसमें आपको इतना ही समझ के चलना है कि फिजिकल हेल्थ अगर हमें स्टेट की मतलब फिजिकल हेल्थ को बेटर करना है तो हमें मैक्रो व्यू रखना पड़ेगा और उसके मैनेजमेंट पे भी हमें देखना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद अगर हमें रेवेन्यू डिफिसिट को रिडक्शन करना है ना, तो हमें फिजिकल हेल्थ जो है ना, उस फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टेट उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इस आर्टिकल में यही कहा गया है। आगे देखते हैं फिर हम इस आर्टिकल को, आज मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, आगे है क्या हमारे लिए पढ़ने के लिए। देखिए क्या है, स्टोनबर्ग, क्या है ये, स्टोनबर्ग टू रिमेन एट नाटो हैम फॉर अनदर ईयर। अब देखिए स्टोनबर्ग हैं, ये 1 साल के लिए और क्या रहेंगे, नाटो के जो है सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। तो अब मैं बताऊं इसमें आपको सिर्फ नाटो के ही, देखिए अभी बार बार नाटो आ रहा है तो नाटो को ही हमें देख के चलना है कि नाटो के कौन से मेंबर कंट्री हैं, है ना, उनको हमें देख के चलना है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हालांकि मैंने ये करा चुका हूँ आपको नाटो, फिर भी आपको उसको देखना है एक बार। कल हमने कंट्री देखे थे कौन से हैं आपके, कनाडा है, यूएसए है, आइसलैंड है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, यूके है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है, स्लोविया है, क्रोशिया है। देखिए स्लोविया और स्लोवेकिया दोनों ही हैं। ग्रीस है, अल्बानिया है, बुल्गारिया है, हंगरी है, रोमानिया है, चेची है, पोलैंड है, लिथुनिया है, लातविया है, एस्टोनिया है, जर्मनी है, नॉर्वे। अब आप देखेंगे इसमें नाटो में ये तो कॉमन सी बात है, इंडियन है नहीं, यूक्रेन है नहीं, और किसको काउंटर करने के लिए है, ये रसिया को। और नाटो प्लस जो है वो किसको काउंटर करने के लिए है, चाइनीज़ की जो कम्युनिटी है उनको काउंटर करने के लिए है। तो मैंने कल आपको नाटो प्लस, एक नाटो और नाटो प्लस, ये 2 बताए। तो नाटो के तो आपको पता ही है कि 31 मेंबर हैं, और नाटो प्लस के आपके 31 + 5 मेंबर। तो इन 5 मेंबरों को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो कौन से 5 मेंबर हैं, इसको मैंने डिस्कस कराया था। ओके, तो उन 5 मेंबरों को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा, सो साइंस में देखते हैं क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेप्टोस्पायरोसिस, अ डिजीज दैट सर्ज ड्यूरिंग द मानसून। अब इसमें एक बीमारी का नाम दिया है लेप्टोस्पायरोसिस, इसको हमें समझना है व्हाट इज ए लेप्टोस्पायरोसिस। तो पहला देखते हैं हम, वेट, लेप्टोस्पायरोसिस क्या है। पहले तो हम इस बीमारी को समझ लेते हैं, भाई ये क्या है, कौन सा ये नया रायता फैला है। देखते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस अ बैक्टीरियल डिजीज। तो पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि बैक्टीरियल है, वायरस है, फंगस है, क्या है, क्योंकि और सीधा सीधा पूछ लेगा, बस यहीं तो पूछ देगा, यहीं से लाइन निकाल लेंगे। यूपीएससी साहब जब पूछेंगे ना तो वो यहीं से लाइन निकाल लेंगे।
क्या है, ये बैक्टीरिया है, वायरस है ना। तो पहले तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि बैक्टीरिया वायरस, तो पहले तो ये याद रखना है। बैक्टीरियल डिजीज स्प्रेड थ्रू द यूरिन ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल। अरे वाह भाई, कहाँ से फैल रही है? टॉयलेट के द्वारा, ठीक है। किसकी भाई? जो इन्फेक्टेड एनिमल है। ह्यूमन, आगे क्या है? ह्यूमन कैन गेट लेप्टोस्पायरिस थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद यूरिन फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल और थ्रू वाटर, ठीक है, सॉइल, फूड कंटामिनेटेड विद देयर यूरिन। इट्स मोस्ट कॉमन इन वार्म क्लाइमेट। तो पहले तो आपको ये भी क्लियर करना है। तो 2 पॉइंट आपके निकले। पहली तो ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, और वार्म क्लाइमेट में ये कॉमन है, ओके। और ये थ्रू वाटर, सॉइल, फूड कंटामिनेटेड के जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, ह्यूमन कैन गेट लेप्टोस्पायरोसिस थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद यूरिन फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल, ओके। अच्छा, आगे क्या है इसमें और देख लेते हैं हम, क्या दिया है हमारे पास। आगे है द बैक्टीरिया कैन एंटर द बॉडी थ्रू स्किन। अब बैक्टीरिया कहाँ से एंटर करेगा भाई? स्किन के द्वारा करेगा। और मोकस मेम्ब्रेन एज लाइक, कौन से? जैसे आइज़ के थ्रू भी। वाह, ये बहुत खतरनाक बैक्टीरिया भाई, लेप्टोस्पायरिस, ध्यान रखना इसको, स्पायरोसिस। ये देख रहे हैं ना आप, आइज़ के थ्रू भी जा रहा है, नोज़ के थ्रू भी जा रहा है, माउथ के थ्रू भी जा रहा है और स्किन के थ्रू भी जा रहा है। स्पेशली कहाँ से? इफ़ द स्किन इज़ ब्रोकन फ्रॉम कट लग गया है, स्क्रैच है, उसके थ्रू भी जा सकता है। ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर कैन आल्सो केसेस इन्फेक्टेड आउटब्रेक ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस आर यूजुअली केस बाई एक्सपोज्योर्स टू कंटामिनेटेड वाटर सच एज फ्लड वाटर। देखिए मैं बताऊँ आपको क्या है कि पहले तो आपको इतना पता करना चाहिए लेप्टोस्पायरोसिस क्या है। तो आपने पता कर लिया कि भाई ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। किसके थ्रू फैलती है? यूरिन के थ्रू फैलती है। स्पेशली ये स्किन के थ्रू भी जाती है, जैसे कट या स्क्रैच लगा हुआ है, और म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे आइज, नोज, माउथ के थ्रू भी जाती है। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा। आगे देखते हैं अब इसमें दिया क्या है आर्टिकल में, उसको पढ़ लेते हैं हम। देखिए क्या है, यह है द डिजीज हैज़ बीन इली जबरा कहाँ कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कहाँ पे? आपका कन्नड़ में। और इली पानी, देखिए इली जबरा, इली नाम तो है ही इसका, वहाँ इल्ली है, यानी कि आप देख रहे हैं जो इल्ली आपका है इली जबरा आपका कन्नड़ में है, और इली पानी ये आपका मिलेगा मलयालम में। और इसका मतलब दूसरा नाम क्या है? रेड फीवर, यानी कि रेड फीवर, सॉरी फीवर नहीं, रेड फीवर। तो अब क्वेश्चन यहीं से उठेगा, लेप्टोस्पायरिस बैक्टीरियल भी है। अगले उसने दे दिया कि जैसे ये मान लीजिए आपकी उसमें रेड फीवर दे दिया, फिर उसके बाद उसने कुछ और दे दिया आपको, जैसे मान लीजिए आप रैबिट है ना, या फिर मान लीजिए आपका हॉर्स है, कुछ भी दे दिया। तो लेप्टोस्पायरिस आपको याद रखना है, इसका नाम दूसरा है, वो है रेड फीवर। तो ये क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है? दिस यूसेज ए फैट कॉमन बिलीव दैट रैट आर सोल केसेज ऑफ दिस डिजीज। अच्छा, ये एक कहावत है कि चूहे ही इसके लिए क्या है? मेन जो है केस हैं, बट लेकिन विच इज़ नॉट, ये सही नहीं है। आगे क्या है? लेप्टोस्पायरिस हैज ए स्पेक्ट्रम ऑफ, किसका ये स्पेक्ट्रम है? रिजर्व होस्ट इंक्लूडिंग द पिग, कैटल, वाटर बफेलो, गोट, डॉग, हॉर्स, सीप। इन सब का ये स्पेक्ट्रम है जो कि जिसके थ्रू लेप्टोस्पायरोसिस होती है। और स्किन में जैसे कट या स्क्रैच लग जाए, है ना, और जो मॉकस मेम्ब्रेन होते हैं उनके थ्रू भी जा सकती है ये, ओके। और बैक्टीरियल डिजीज है। अच्छा, अब इसको अब नाम हमने याद रखे कि इली ज़ाबरा आपका कन्नड़ में बोला जाता है और इली पानी आपका मलयालम में बोला जाता है, ओके। अच्छा, कुछ डाटा देख लेते हैं हम, क्या है डाटा, क्या है हमारे पास। अब एक पॉइंटर क्लियर करना है, ये जूनोटिक है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए, इट इज़ अ पोटेंशियली फैटल जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज दैट टेंड टू हैव लार्ज आउटब्रेक आफ्टर हैवी रेन फ्लडिंग। तो पहले तो आपको ये पॉइंट क्लियर करके चलना है कि ये जूनोटिक है या नहीं है। भाई साहब, ये जूनोटिक बीमारी है, ओके। दिस डिजीज इज मोर प्रिवेलेंट इन वार्म ह्यूमिड कंट्री इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया। ये नहीं है पर्टिकुलर एक ही एरिया में हो, जैसे आपका अर्बन या फिर रूरल, ये आपके ऑल द एरिया है ना, और वार्म ह्यूमिड कंट्री है वहाँ पे। अच्छा, क्या होता है? इट अफेक्ट्स एन एस्टिमेट लगभग 1.03 मिलियन पीपल एवरी ईयर। यानी कि अफेक्ट कितने पीपल होते हैं? 1.03 मिलियन। और किलिंग अराउंड 60,000 लोग इससे क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। 60,000 पीपल की इसमें क्या हो जाती है? डेथ। किससे? लेप्टोस्पायरोसिस से। अच्छा, अब ये डाटा आपके मेंस में काम आएगा, पीटी के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं, फिर अब हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हाट केस द डिजीज। तो ये द डिजीज इज केस्ड बाय द बैक्टीरियम
बैक्टीरियम कौन सा बैक्टीरिया, इसका नाम हमें याद रखना है, इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। ये है लेप्टोस्पिरा इंटेरोगेंस और लेप्टोस्पिरा, यानी कि लेप्टोस्पिरा इंटेरोगेंस। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा देखिए, यहाँ तो लेप्टोस्पिरा निकल रहा है पर इंटोगेरेंस आपको याद रखना है, और इसका नाम है लेप्टोस्पिरा, ठीक है। द कैरीज ऑफ द डिजीज कैन बी आइदर वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल इंक्लूडिंग द रोडेंट, कैटल, पिग, डॉग आदि, यानी कि ये कहाँ से भी हो सकती है आपकी, देखिए वाइल्ड से भी हो सकती है, डोमेस्टिक से भी हो सकती है, जिसमें आपके शामिल है रोडेंट है, कैटल है, पिग है, डॉग है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे प्रीलिम्स बेस के लिए और क्या है, देखिए मैं बताऊँ जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसी पे हेडलाइन कर दिया है। जैसे आपका ये मैंने पढ़ाई दिया आपको, द डिजीज हैज़ बीन कॉल्ड इल जबड़ा इन कन्नड़ में, ठीक है, और इल्ली पानी कहाँ पे, मलयालम में। बोथ मीनिंग, इसका मतलब क्या है दोनों का, रेड फीवर, ओके। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं और क्या है हमारे लिए, ये मैंने बताई दिया आपको कौन सा है। दिस डिजीज केस्ड बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड लेप्टोस्पिरा इंटोरोगेंस और लेप्टोस्पिरा। इट इज़ ए कॉन्टीजियस डिजीज इन द एनिमल बट इज ओकेशनली ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन सर्टेन एनवायरनमेंट कंडीशन। तो आपको इसका कौन सा बैक्टीरिया है उसका नाम याद रखना है, वो है लेप्टोस्पिरा इंटोरोगेंस। और इसमें डेथ वेथ आई थिंक इतना आपको पता होना चाहिए कॉमन की 60,000 किलिंग होती है, 1.03 मिलियन इससे अफेक्ट होते हैं। और उसके बाद इसको इली जबरा जो बोला जाता है, इली जबरा आपका बोला जाएगा कन्नड़ में, और इली पानी आपका बोला जाएगा मलयालम में, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी क्या है, रेड फीवर है। और उसके बाद जो लेप्टोस्पायरोसिस है मैंने आपको बताया एक जेनेटिक डिजीज़ है, और उसके बाद इसमें एक चीज़ और समझनी थी कि ये आपकी स्किन के थ्रू भी फैलती है, जहाँ पे जैसे कट लग जाए आपका, स्क्रैच हो जाए, उसके थ्रू भी ये फैलती है, ओके। सो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर, देखिए मैं बताऊं जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसको मैंने निकालने की कोशिश की है आपके लिए, है ना, जितना मुझसे हो पाया। पर हाँ, जो पीडीएफ मैं आपको साथ शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल मेरा आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये जो पीडीएफ मिलेगी, एक बार इसको आपको, और देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो तो मैं निकाल देता हूँ, कुछ भी और भी आपको लगता है कि ये थोड़ा छूट गया है मुझसे, तो उसको एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि पूरा पेपर आपका मान लीजिए 30-40 मिनट्स में कवर करना आई थिंक बड़ी टफेस्ट वर्क। तो मैं आपका जो भी होता है ना इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स बेस का, उसको तो मैं निकाल ही रहा हूँ, बस मेंस पे भी हम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उस पर भी हम जल्दी करेंगे। मैंने उसके लिए आपके लिए बताया था कि प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन और मेंस का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे पढ़ लिए डेली बेसिस पे, ठीक है। आज आपको क्या देखना है, आज आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका आप क्वेश्चंस देख लेंगे, प्रीलिम्स के कुछ आप मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे, और गूगल पे जाके इसके कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा सर्च करके आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश भी करेंगे, ओके। सो आज हम यहीं फिनिश करते हैं अपने सेशन को। थैंक यू सो मच। और देखिए बड़ा मेहनत लगती है इसको बनाने में, तो आप इसको ना सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करें, ओके। थैंक यू।